नमस्ते। चेन्नई एहसास वुमन के सहयोग से कलम चेन्नई के उद्घाटन सत्र में आपका स्वागत है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक पहल और इसका लक्ष्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। यह लेखकों और साहित्य प्रेमियों को संवाद के माध्यम से सीधे जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है। फाउंडेशन इस दिशा में एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है। यह बात कलम के कार्यक्रमों से में आमंत्रित अतिथियों की सूची से भी स्पष्ट होती है, जिसमें प्रतिष्ठित नामों के साथ साथ ऐसी युवा प्रतिभाएं भी शामिल हैं जो हिंदी भाषा और साहित्य को मजबूत करने में मदद कर रही हैं। मुझे खुशी है कि कलम के आज के इस अवसर में हमारे अतिथि हैं श्री यतीन्द्र मिश्रा जी। नमस्ते। नमस्ते। यतीन्द्र मिश्रा प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं और संगीत और सिनेमा जैसे कला जगत के जाने माने विद्वान हैं। आपके प्रतिष्ठित कामों में हिंदी के 4 कविता संग्रह, भारतीय शास्त्रीय संगीत और सिनेमा पर कई बेहद अच्छी पुस्तकें और कुछ अनुवाद कार्य शामिल हैं। आपकी पुस्तक लता सुरगाथा को वर्ष 2017 में कुल 7 पुरस्कार मिले, जिनमें सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल सम्मान और 2016-17 के लिए सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का मामी मुंबई फिल्म महोत्सव पुरस्कार शामिल है। आपकी पुस्तक अख्तरी सोच और साज का अफसाना, जो प्रख्यात गायिका अख्तरी बाई फैजाबादी उर्फ बेगम अख्तर के जीवन, समय और संगीत पर आधारित है, को हिंदी जगत में खूब सराहना मिली थी। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर के नाम में से प्रकाशित हुआ है। मिश्र वर्तमान में प्रख्यात गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता गुलजार साहब पर एक पुस्तक के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। आपके साथ आज बातचीत करेंगी उदयपुर एहसास वुमन की सुश्री रिद्धिमा दोषी। तो अब मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आप आराम से बैठें और इस शाम को यादगार बनाने वाली बातचीत का आनंद लें। I now welcome Yatindra ji and Riddhima Joshi. Thank you, Deepika ji. Thank you, Riddhima ji. Thank you. So यतीन्द्र जी, चेन्नई कलम में आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद रिद्धिमा जी, और चेन्नई कलम का बहुत बहुत आभार कि उसने अपनी शुरुआत के लिए मुझे चुना। यतीन्द्र जी, हम सब जानते हैं कि आप अयोध्या के राजघराने से हैं। ये मुलाकात, ये बातचीत हम आपके बचपन से चालू करते हैं। साहित्य और संगीत की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ, और परिवार में ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने आपको प्रेरणा दी संगीत और साहित्य की तरफ काम करने के लिए? रिद्धिमा जी, कई दफा और कई बार मैं आप लोगों के मंचों से, और मुझे लगता है उदयपुर कलम में भी मैंने ये बात कही है, तमाम जगह पर मैं जाता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, सब तमाम सारे साहित्यिक मंचों पर मैंने बताया है कि इस परिवार में, राज परिवार में जन्मने के अलावा जो बात सबसे अच्छी मुझे लगी अपने परिवार की, अपने कुल परंपरा में, वो ये थी कि सिर्फ बड़ा होना सिर्फ पैसे से, रुतबे से या एक लिगेसी के साथ बड़ा होना नहीं है। कला और संगीत और संस्कृति और साहित्य का काम करने वाले लोग भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनका बहुत सम्मान देखा मैंने। मेरे खानदान में मेरे जो पूर्वज दादाजी थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी, उनके दरबार में बेगम साहिबा, बेगम अख्तर साहिबा आती थी, महफिलें करती थी। मेरी दादी को सिखाया है, जो घराने की अंतिम वारिस थी आजादी तक। उसके बाद फिर मेरे फादर का जन्म हुआ और तमाम सारी बातें हैं। तो राजकुमारी विमला देवी जी, जिन्होंने संगीत सीखा और संगीत गाती थी, भजन गाती थी, फिल्मी गानों पे शौक था, साहित्य बहुत पढ़ती थी। मेरी माँ बहुत सुरीली रही, बहुत अच्छा गाना गाती थी, ज्योत्सना मिश्रा जी। मेरी बुआओं का बहुत असर रहा। तो कुल मिला के मुझे बहुत कम उम्र में ये तो समझ में आ गया
कि बड़ा होना सिर्फ राजनीतिक होना नहीं है, बिजनेस टाइकून होना नहीं है, आईएएस ऑफिसर होना नहीं, मतलब ये सारी चीजें अच्छी हैं, इन सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप गाना गाते हैं और अपने गाने को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें आप अपने किसी बड़ी हाइट पे पहुंचे हुए हैं, आप साहित्यकार हैं, एकांत साधना कर रहे हैं, लेकिन आप एक बड़े रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो उसका भी बहुत सम्मान है और उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक तो ये इज्जत दिमाग में आई, पढ़ने का, संगीत का, सबका इतना बड़ा माहौल था मेरे घर में, हर तरह की मैगजीन, हर तरह की फिल्मी मैगजीन, फिल्मी गॉसिप मैगजीन, जिनसे बच्चों को दूर रखा जाता है, मेरे घर में आती थी और मैं देखता था बचपन में। तो मेरे लिए वो कोई भी चीज नई नहीं थी, चाहे वो मैंड्रिक्स का और उसका चाचा चौधरी का कॉमिक्स हो, चाहे अमर चित्रकथा हो, वैसे ही शमा, सुषमा, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लेड, स्क्रीन, फिल्म फेयर से लेकर के कल्याण तक की पत्रिकाएं, धार्मिक पत्रिकाएं आती थी। पढ़ने पढ़ाने का जो एक माहौल था, उसमें धीमे धीमे पढ़ने का शौक बढ़ा और धीरे धीरे लिखने लगा। ये बात बहुत गर्व से भरती थी कि कवि होना, गीतकार होना, शायर होना बड़ी बात है, जो कि तमाम सारे मध्यवर्गीय परिवारों में इसको बहुत बड़ा नहीं मानते हैं, लाइफ स्ट्रगल में जाते हैं और उनको लगता है कि ठीक है, ये सब शौक की चीजें हैं, ये जब हम कुछ अच्छा कर लेंगे, अच्छी नौकरी कर लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, रिटायर होंगे, तब फिर इसमें काम करेंगे। लेकिन मुझे वो शौक ही सेवा लगी, मुझे शौक ही लगा कि मुझे उसमें आगे बढ़ना है। और सौभाग्य से मैं ऐसे घर में जन्मा था कि मैं इन सब चीजों के लिए रिस्क ले सकता था, तो मैं कर पाया। बहुत खूब कहा यतेंद्र जी आपने। यतेंद्र जी, हिंदी सिनेमा में आपके लेखन का और आपका बहुत बड़ा नाम है। आपकी जो अरे किताब, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है। आज भी हिंदी साहित्य का जब चर्चा करें तो जो शुरुआती नाम उभरते हैं भक्त कवियों के, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास, बाद में जब हम आधुनिक युग में आते हैं तो हमें प्रेमचंद मिलते हैं, जयशंकर प्रसाद मिलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मिलते हैं, फरीश्वर नाथ रेणु मिलते हैं। तो वो मुकाम पाना हर लेखक का सपना होता है। हाँ, सब लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर आपने जो काम किया लता सुरगथा पे, लता जी जो सुरों की मलिका है, वो किताब ने काफी ख्याति प्राप्त करी, हिंदी सिनेमा में आपका बड़ा नाम हुआ उससे। हमें ये बताइए, आपने लता जी को कैसे मनाया और क्या बहुत आसान या बहुत कठिन था उनका जीवन चरित्र बयान करवाना उनसे? देखिए, इस प्रश्न के कई पहलू हैं रिद्धिमा जी। पहली बात तो यह है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे फैमिली में जन्म ले सका जहां से लता जी के दोस्ताना संबंध थे, पारिवारिक रिश्ते थे, फोन पे बात होती थी। उनकी गणपति महोत्सव में हमारे यहाँ से पूजा प्रसाद जाता था तो वो चढ़ाती थी, तो एक कनेक्ट बना हुआ था। और जिसको प्रगाढ़ता दी उदयपुर के राजघराने ने, महाराज जी ने, वहां पे श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ जी ने। तो बातचीत होती थी, हम लोग जन्मदिन पे, होली दिवाली पे, और जो है गणपति पे दीदी को फोन करते थे। मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक था, बचपन से उनके गाने कलेक्ट करता था, उनके बारे में पढ़ता था। स्क्रैप बुक बनाते हैं तो लता जी की चीजें काट के और सब वो करके सब चिपका के रखना, ये करना, तो मैंने दीदी को सब बताया भी। लेकिन कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो ऐसे सामने तैयार हो जाएंगी काम कराने के लिए और मैं कर पाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप पे काम करना चाहता हूँ। तो उनको ये भी लगा होगा कि ये बच्चा है, छोटा है, और क्या करेगा मेरे बारे में, वो कितना जानता है। बड़े लोगों को ये भी समस्या होती है कि उनको ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि जो उनके दरवाजे तक गया है वो कितने जेन्युइन तरीके से काम करेगा। और फिल्मी हस्तियों के साथ इस मुश्किलात और होती हैं, क्योंकि मैं क्षमा चाहते हुए इस मंच से कहूंगा कि तमाम सारी फिल्म गॉसिप मैगजीन जो ट्रिविया लिखते हैं, जो छापते हैं, जो उनके अंदरूनी जीवन में, किसी के भी अंदरूनी जीवन में झांकते ताकते हैं, उसमें अधिकांश गॉसिप होता है, मसाला होता है और टीआरपी बढ़ाने के लिए बेचा जाता है। अगर किसी एक्ट्रेस की फिल्म आ रही है तो उसके को एक्टर के साथ उसका अफेयर दिखा देंगे, ये कर देंगे। थोड़ा सा मीडिया से, थोड़ा सा लिखने वालों से डरते भी हैं कि पता नहीं हम क्या बताएं और ये क्या लिखें। आप सिनेमा पे लिखी हुई तमाम किताबें, अंग्रेजी भाषा की किताबों को भी उसमें शामिल करके कह सकते हैं। मराठी में, बंगाली में कुछ अच्छे काम हुए हैं, लेकिन हिंदी में, अंग्रेजी में मैंने ज्यादातर देखा है कि बहुत स्तरीय काम लोग कम करते हैं। कम लोगों ने काम किया है, सिनेमा के बहुत काम हो रखे हैं, तो उनको भी कहीं ये डर रहा होगा, तो मना करती थी। लेकिन फिर बातचीत के दौरान, और एक तहलका मैगजीन आती थी, उसने 80वां वर्षगांठ लता जी की मनाई तो मुझसे एक कवर स्टोरी कराई
तो उसमें उनका एक मशहूर गाना है पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ, ज्योति कलश छलके। तो मैंने उस गाने को आधार बना के एक आर्टिकल लिखा, सुर कलश छलके, और लंबा आर्टिकल किया। तमाम बड़े लोगों से उसमें उनके वो लिए, टेस्टिमोनियल्स लिए, तमाम चीजें ली। वो जब अंक भेजा, लता जी को बहुत पसंद आया। और एक गाना उनको चाहिए था उस जमाने में। जब आप तो यूट्यूब पे बहुत सारे गाने उपलब्ध हैं, उस जमाने में गाने नहीं मिलते थे, तो गरम कोट फिल्म थी, पंडित अमरनाथ का म्यूजिक था। तो एक गाना था उनका, जोगिया से प्रीत किए दुख होए, वो उनको चाहिए था, मिल नहीं रहा था। एचएमवी को एक कंपाइलेशन निकालना था उस जमाने में, 80 साल। तो उन्होंने ऐसे एक दिन पूछ लिया मुझसे फोन पे कि बेटा वो गाना तो आपके पास नहीं होगा। मैंने कहा है। बोले वो तो पिताजी के, आप पैदा नहीं हुए होंगे, आपके पिताजी जब था। मैंने कहा दीदी लेकिन मैं मतलब कलेक्ट कर रखा है, और देश भर के तमाम म्यूजिक कलेक्टर से कलेक्ट किया। और एक हंसमुख दलवाड़ी होते थे नागपुर में, उनके यहाँ जा करके मैंने उनका बहुत सारे गाने खरीदे थे लता जी के, तो वो भी लिया था। तो मैंने पूरा एक सीडी बना करके गरम कोट के सारे गाने भेज दिए दीदी को, पेडर रोड। तो एक तो वो किताब, वो तहलका का आर्टिकल, दूसरा ये गाना। तो उनको लगा कि कुछ सीरियसनेस है, या हो सकता है वो मेरा टेस्ट ले रही हो कि पता नहीं कितना करता है क्या नहीं करता। फिर वो तैयार हो गई, और फिर हम, मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं फोन पर उनको रिकॉर्ड करने लगा, और 6 बरस तक लगातार रिकॉर्ड किया। तो क्या ये बहुत आसान था आपके लिए उनसे उनका चरित्र, जीवन चरित्र, शैली सब जान पाना, या कठिन था बहुत? जब 80 साल की उम्र में लता जी मिली हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने उनका 80 साल का जीवन देखा है वो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैंने तो 5-6 साल ही देखा और जाना और समझा। लेकिन लता जी ही नहीं, किसी अति साधारण व्यक्ति का भी जीवन अगर आप लिखने जाएं, तो मुझे लगता नहीं कि आप पूरा का पूरा उसे समझ सकते हैं, या पूरा का पूरा वो आपके आगे खुलेगा, या पूरा का पूरा आप उस तरीके से लिख पा रहे हैं जैसा वो है। उसमें तमाम सारे उतार चढ़ाव होंगे, तमाम सारी परतें होंगी, तमाम सारे देखने का ढंग होगा। मैं सामने से देख रहा हूँ, कोई अगल से देख रहा है, कोई पीछे से देख रहा है, कोई भविष्य में जाके देख रहा है। तो ये तो दावा ही नहीं करना चाहिए किसी को। मेरी हर किताब में डिस्क्लेमर रहता है, जो खास करके बायोग्राफीज है, कि मैंने अपने एंगल से इनको समझने और देखने की कोशिश की है। अभी पूरा एवेन्यू खुला हुआ है कि कौन किस तरीके से किसको एक्सप्लोर करता है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि उनको मनाने में, उनसे बात करने में जरूर समय लगा, लेकिन जब बात करना शुरू किया फिर कभी नहीं लगा कि वो द लता मंगेशकर है, वो विद इन ब्रैकेट हैं और वो भारत रत्न है। बहुत प्यार से इंतजार करती थी फोन पे। कई बार उनका पहले फोन आ जाता था हाल चाल लेने के लिए, बात करने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि, और जितना दीदी ने दिया मुझे, शायद मैं उतना लिख भी नहीं पाया हूँ, इतनी चीजें हैं उसमें। लता मंगेशकर का जो जीवन है, और जो 80 साल 85 साल की उम्र तक उन्होंने लगातार गाया है, हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अगर उनका किताब लिखी जाए, एस डी बर्मन के साथ लिखी जाए, नौशाद के साथ लिखी जाए, श्री रामचंद्र के साथ लिखी जाए, रोशन साहब के साथ लिखी जाए, तो पूरा पूरा वॉल्यूम बनेगा। जैसे साहित्यकारों के संचयिता बनते हैं, कलेक्शन कंपाइलर्स बनते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। मुझे लगता है लता जी पे तो ऐसे 50 वॉल्यूम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने सैकड़ों गाने गाए हैं, उनके सबके अनुभव हैं, सारी चीजें। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अगर आप करना चाहें, जिसमें फैमिली भी है, जिसमें पर्सनैलिटी भी है, म्यूजिक भी है, उनका स्ट्रगल भी है, उनका एक बड़ा आइकन बन जाना है, तो सब कुछ मिला जुला करके एक पोएट की निगाह से देखने का जो मामला है वो लता संगाथा है। और मुझे लगता है कि इसमें उनको भी आनंद आया होगा, और मुझे तो आनंद मिला। जो सबसे बड़ी बात है, जो चीज मैं आपके मन से भी कहना चाहूंगा, कि किताब ठीक है, किताब मशहूर हुई, वो लता जी की कृपा है, उनके व्यक्तित्व का मामला है। लेकिन तमाम सारे बड़े लोगों की तरह का जीवन आना चाहिए बाहर। आज सिनेमा म्यूजिक के स्कॉलर्स और उनके प्रेमियों को एक एनेक्डोटल और एक आर्काइवल चीज रिकॉर्डेड मिल गई। कल कोई पीएचडी करना चाहे, कल कोई कुछ लिखना चाहे, तो उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि लता जी ने यतीन्द्र मिश्रा को ये बताया है। इसके पहले नहीं उपलब्ध था। आज आप पृथ्वीराज कपूर पे काम करने जाएं, आज आप पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पे काम करने जाएं, आज आप देविका रानी पे काम करने जाएं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग चले गए हैं और इनसे किसी ने डायलॉग नहीं किया। अभी भी लोग जा ही रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, बचे नहीं है। तो रोक लेना चाहिए तमाम लोगों को। किशोरी अमोनकर जी का मेरा बड़ा मन था कि मैं उन पे काम करूं, नहीं कर पाया। उनसे बात हो गई, उसके बाद भी वो अचानक से चली गई। एक भिन्न षडज नाम का
और एक बधावा नाम की जो फिल्म है अमोल पालेकर जी की बनाई हुई, वही उपलब्ध है, उसको आप देख लीजिए या कुछ इंटरव्यूज पढ़ लीजिए। लेकिन एक पूरी एक स्टडी 500,000 पेज की उनके रागदारी पे आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं है। और फुर्सत नहीं तो कलाकार क्यों कहेगा, वो अपनी साधना करेगा या फोन करके बुलाएगा कि नहीं यतीन्द्र मिश्र खाली हो तो आ जाओ मेरे पे किताब लिख दो? ऐसा तो होता नहीं। तो ये एक बड़ी बात है कि जो मैं कर पाया। बहुत खूब यतीन्द्र जी। अब हमें एक कोई मजेदार किस्सा सुनाइए, लता जी के साथ आपने इतने समय इंटरव्यूज लिए, बातचीत करी, कोई ऐसा दिलचस्प या मजेदार किस्सा। मध्य मुझे लगता है कि मैं जिस तरह का इंसान हूँ, हर चीज में मैं आनंद ले लेता हूँ। तो जो किताब में बहुत सारे ट्रिवियाज हैं, तमाम सारी चीजें हैं, उसमें वो एक मजेदार ढंग से उभरती हैं, अपनी बातें बताती हैं। सबसे मजेदार ये है, जो जो लिखा नहीं है, थोड़ा सा लिखा है उसको, कि उनके मुझे जो गाने पसंद के होते थे, जब मैं उनसे बात करता था तो वो हंसती थी और झगड़ती थी। वो कहती थी अरे ये सब बड़े खराब गाने हैं, तो क्यों बात करते हो। एक गाना है जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, नागिन फिल्म का। एक गाना है मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया, अनीता फिल्म का। एक गाना है अनीता का हो गया, ये हो गया जी, मेरा गांव मेरा देश का। आया 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 टरिया पे कोई चोर आया आया। तो जब दीदी से मैं बात करता था तो बहुत ज्यादा हंसती थी, कहती थी आपको तो सब मेरा कूड़ा करकट भी पसंद है। मैंने कहा जब कूड़ा करकट इतना शानदार है तो शानदार नगीनों का क्या कहना। तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह की, नहीं इसमें मैंने ये गलती की है, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें गाते समय मूड नहीं अच्छा था। एक बिल्कुल जैसे कि आपके घर में बैठी हुई एक 16 साल की बिटिया, एक लड़की जो तैयारी करती है और जूम पे कुछ डालती है या यूट्यूब पे डालती है जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर द फ्रेंड्स टेक, कि कितने लाइक आए, कितने शेयर मिले। वैसी लता जी बतिया रही हैं एट द एज ऑफ 90, 85। वो कह रही है कि ये नहीं अच्छा है, इसको मत सुना करो, ये गाने खराब है, ये किताब में इसका जिक्र भी ना कर। तो अब बताओ। और वो गाने इतने परफेक्ट, एक बहुत सुंदर गाना है दो रास्ते फिल्म का, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। वो गाना भी नाका का चार्ट बस्टर गाना है, आज भी लोग उस पर नाचते हैं। मुमताज जी को नाचते हुए सबने देखा है। कई बार आप स्क्रॉल करें तो यूट्यूब यूट्यूब बजाते रहते हैं जगह। वो गाना उनको बहुत खराब लगता है, बहुत ही खराब लगता है। उनको लगता है कि ये गाना नहीं अच्छा है। तो ये लता जी का वो एस्पेक्ट है जिसमें एक उनका एक उनके अंदर एक ऐसी इंसान बैठी हुई है जो अपने ढंग से एनालिसिस कर रही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें तो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, तो जो भी अच्छा बुरा है सब उन्होंने अच्छा गा दिया। और लता मंगेशकर होना सिर्फ ये नहीं है कि वो सुरीली है, लता मंगेशकर होना ये नहीं है कि सब हिट गाने गाए। लता मंगेशकर होना ये है कि सी ग्रेड बी ग्रेड ई ग्रेड फिल्म में भी जो मिल गया गाने को, वो उन्होंने परफेक्ट नोट पे गाया। हम लोग कई बार दफा प्रोग्राम करने बैठते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन का प्रोग्राम है, थोड़ा बड़ा अच्छे से कुर्ता पहन लिया, तैयारी कर ली, जेएलएफ का है, कोई साधारण वाला आया तो अरे चलो ऐसे ही निपटा दो, 5 मिनट बैठ दे के क्या फर्क पड़ता, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। मैंने लता जी से सीखा कि छोटा से छोटा मंच, बड़ा से बड़ा मंच, बड़ा से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, छोटा से छोटा म्यूजिक डायरेक्टर, सी ग्रेड फिल्म, अननोन सी एक्ट्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गाना वो मुमताज, मधुबाला और वैजंती माला के लिए अच्छे ढंग से गाएंगी, वही चीज वो बिल्कुल ऐसी अननोन एक्ट्रेस के लिए गाएंगी जिसको कोई जानता नहीं। वहां लता मंगेशकर की सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, और इस यही वजह है कि वो इतनी बड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। ये खूबी हर एक में नहीं देखने को मिलती है। आपने यतीन्द्र जी बहुत दिग्गजों के साथ काम किया, उनको बहुत बारीकी से समझा है, उनके जीवन को। गुलजार साहब पे आप किताब लिख रहे हैं, सोनल मानसिंह जी के जीवन को आपने समझा है। इन सभी में आपको कोई ऐसी कॉमन ट्रेट दिखाई देती है जिसको अपन आज की शैली, आज के भाषा में सक्सेस मंत्रा बोल सकते हैं, या व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ देम? दो तीन बातें जो मैंने सब में देखी। पहली बात तो हम्बलनेस और मॉडेस्टी, बिल्कुल झुके हुए, डाउन टू अर्थ। मेरे जैसे अदने इंसान को लता मंगेशकर या गुलजार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एहसास नहीं कराते कि मैं गुलजार हूं, वो एहसास नहीं कराती कि मैं लता मंगेशकर से तुम बात कर। एक ये बात। दूसरा, अपने काम अपने हुनर के प्रति जुनून का मामला। दुनिया आ जाए भाड़ में, आग लग जाए, पूरी लंका जल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो काम कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसका सबसे अच्छा डिलीवरेंस के लिए कुछ भी करेंगे, कितना भी अपने को कष्ट में डालेंगे, कितनी भी साधना करेंगे। और ईमानदारी,
अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने दर्शकों, अपने फैंस के प्रति, जिसमें अक्सर लोग गड़बड़ी कर जाते हैं या बैलेंस नहीं बना पाते। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, ना ब्लेम करना चाहिए, लेकिन बड़े लोगों को जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, जो बिल्कुल अभी आ रही है, जो यूट्यूब चैनल बना रही है, जो ट्विटर पे है, जिसके 50,000 40,000 फॉलोअर बन गए हैं, वो कभी कभी बहुत बदतमीजी करती है, कभी कभी अक्खर ढंग से बिहेव करती है, कभी कभी ये शो करती है कि वो कुछ है, जबकि उसके अपने जीवन का अनुभव कुछ नहीं है। ईश्वर ने आप पे कृपा की, आपका कोई गाना हिट हो गया, आपकी कोई नज्म हिट हो गई, आपका कोई एक्ट हिट हो गया, लेकिन जिन लोगों ने 50 साल दे दिया अपने करियर में, हुनर में, जो उसके सिनोनिम हो गए, शहनाई का नाम लो तो बिस्मिल्लाह खां, फिल्मी गीत का नाम लो तो लता मंगेशकर, ऐसे लोग आज भी सीखना चाहते हैं, अपने को स्टूडेंट कहते हैं। और ये कोई दिखावटी मॉडेस्टी नहीं है, मैंने देखा है करते हुए, मैंने रियाज करते हुए देखा है, मैंने काम करते हुए देखा है। पेशेंस नहीं है हमारी पीढ़ी में, हमारे बाद की पीढ़ी में। सब कुछ तुरंत इंस्टेंट कॉफी की तरह, इंस्टेंट मैगी की तरह चाहिए, फास्ट फूड की तरह चाहिए। फास्ट फूड युग में जीते हुए भी महकेगा देसी घी ही। वो आपके घर में अगर दाल में बघार लग रही है देसी घी की अच्छे से, और एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाए, तो बेडरूम तक उसकी गमक आ जाती। फास्ट फूड बनाते हैं, टेस्ट उसका कितना भी अच्छा, उसकी गमक नहीं आती बाहर निकल के। तो आप अपने काम को, उस पूरे कच्चेपन को देसी घी की तरह बनाइए कि कितना भी मॉडर्न युग आ जाए, कितना भी अच्छा कुछ हो जाए, आप वैसे निखालिस घी की तरह महके, चंदन की तरह महके। इन लोगों ने यही किया। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं, गुलजार साहब हैं, ना फेसबुक पे है, ना ट्विटर पे है, ना इंस्टाग्राम पे है, उनके फैन क्लब ने बना रखा है कुछ। तो आप ये बताओ कि गुलजार साहब को कोई जरूरत है ट्विटर की, कोई फेसबुक अकाउंट की, कोई इंस्टाग्राम की, और अब नया क्लब हाउस की? नहीं जरूरत है। उनका गाना ही, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहे, ये नाम गुम जाएगा, या हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, या फिल्में बनाई हैं या नज़में लिखी हैं, वो ही सिग्नेचर है। उसके नाम पे आप ट्विटर बना दो और आपको हैंडलर्स मिल जाएंगे, उसके फॉलोअर्स मिल जाएंगे, खुद जरूरत नहीं है उनको। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों से ये सीखना चाहिए, इनसे सीखा है, धैर्य सीखा है। क्योंकि देखिए, कला करें, चाहे संगीत करें, चाहे सिनेमा करें, चाहे लिटरेचर करें, करना तो उसी तरह से है ना जो पहले से होता आया। कोई नया तो, कोई उसका लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बल्कि आज ज्यादा आसान हो गया है। आज आपके पास तमाम तरह के नए डिजिटल माध्यम है, जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। पहले तो कागजों में रखा जाता था, फोटो स्टेट की भी परंपरा नहीं थी। एक जमाने में मौखिक परंपरा थी कि एक गुरु के गले से दूसरे के बच्चे तक गया, याद करके जिंदा रखना, नहीं तो उड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा आई, स्क्रिप्ट बनने लगी, मैन्युस्क्रिप्ट बनने लगी, सब भोजपत्रों पे रखा गया। एक पूरा ट्रेडिशन देखिए ना, आप फॉलो करिए। आज क्या है, एक पेन ड्राइव में, एक चिप में, एक हार्ड डिस्क में आप पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया, पूरे कायनात का संगीत लेके घूम सकते हैं, और जिसमें कोई जंग नहीं लगनी है, जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं आना है, जिसमें कोई दीमक नहीं लगनी है। तो ये सब हो रहा है, बावजूद उसके क्या उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी हो पा रही है हमारे कामों की? ये देखने की बात है। और जिन लोगों के कामों की चीजें बिला दी गई, बिसरा दी गई, किताबें दीमक चाट गई, रिकॉर्ड प्लेयर खत्म हो गए, रिकॉर्ड टूट गए, उनके क्रिस्टल्स नहीं बचे, वीएचएस की रीलें खराब हो गई, बावजूद इसके उनकी शेल्फ लाइफ इतनी बड़ी है कि वो याद की जाती। सही। यतेंद्र जी, आपकी अभी अख्तरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है, जो कि बेगम अख्तर, जिन्हें मलिकाए गजल भी कहा जाता है, उनकी बड़ी ही कठिन जिंदगी का बहुत सुंदर व्याख्यान किया है आपने उस किताब में। उनकी दिलचस्प जिंदगी के बारे में थोड़ा कुछ हमें बताइए। बेगम साहिबा फैजाबाद की गायिका थी, अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम पे थी, एक जमाने में फिल्म स्टार भी थी। अख्तरी बाई फैजाबादी फिल्म स्टार के नाम से उनके इश्तेहार छपते थे, 7-8 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका मन गानों में लगता था, गीत गजलों में लगता था, ठुमरी में लगता था। आज जो सबसे बड़ी लेजिटिमेसी मैं बेगम साहिबा की मानता हूँ वो ये है कि गजल जैसी विधा को, जिसको सेमी क्लासिकल भी नहीं माना जाता था, लाइट म्यूजिक माना जाता था, उसको सेमी क्लासिकल जैसा दर्जा दिला दिया, ठुमरी की तरह गा करके, उसमें रागदारी भर के। अपने काम में बहुत महारत पाई हुई महिला,
बहुत नए ढंग का गायन और बाइयों की परंपरा से निकल करके आकर के बेगम बनने का ओहदा अख्तियार करना, अपने कंटेम्प्रेरी के बीच सबसे बड़ी गायिका बन के उभरना। गजल का नाम लिया जाएगा इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ पहले से 10वें पायदान तक बेगम अख्तर का ही नाम आएगा। तो ये एक बड़ी बात है। और लखनऊ में रहती थी, बहुत इज्जतदार महिला थी, उनके साथ के लोगों के संस्मरण बहुत दिलचस्प हैं। सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में महफिल कर रही हैं, हे भर भर आई छतियां मोरी पिया बिन करके गाना, मतलब उस जमाने का जो सबसे बड़ा फिल्म मेकर है वो बंगाली फिल्म में एक हिंदी गाने वाली गायिका को बुलाता है और हिंदी में गाना गवाता है। तो क्यों? उनका ये, वो एक दीवा थी, उनका ये एक प्रेजेंस थी कि उनको लिया जाए, उनके गाने के बगैर उनको अपनी फिल्म, बंगाली फिल्म में तो बंगाली गाना होगा, लेकिन ये ऐसे मानिए कि राज कपूर साहब किसी बंगाली गायिका को लेकर के आए हिंदी फिल्म में, तो इसका मतलब है कि उसका उस जमाने में क्या डंका बज रहा होगा। तो एक ये तरीका है। दूसरा, उनके साथ मिलने वाले लोगों के पुराने एनेक्डोट्स, अंग्रेजों के जमाने के जो सब तमाम कहानियां हैं, और बाद का प्रिंसली इंडिया के बाद के जो एनेक्डोट्स है, रिसर्च है, शीलाधर जी की, मोहन नाडकर्णी जी की, सलीम किदवई की, योगेश प्रवीण की, वो सब ये बताती है कि उन्होंने अपना ब्रॉथेल बनाया, कोठा बनाया, तो वो भी हजरतगंज जैसे एरिया में बनाया, कहीं पुरानी सब्जी मंडी एरिया में, चौक इलाके में नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने भविष्य देख लिया था 20 साल आगे। जब सन 45 में वो कोठा बनाती हैं अख्तर मंजिल, तो उनको लगा कि लेजिटिमेट करने के लिए, अलीट क्लास को बुलाने के लिए, तो अलीट शुरफा जगहों पे, ऐसी पॉश लोकेलिटी में जाना होगा। कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, बेगम साहिबा ने किया। बड़ा काम उन्होंने ये किया कि सिर्फ हिंदू गुरु, पंडित लोग और उस्ताद लोग ही गंडा बांधते थे अपनी शिष्याओं को, कोई नहीं बांधता था। उस्ताद का दर्जा सिर्फ एक पैट्रियार्की थी। लेकिन बेगम साहिबा ने वो भी नियम तोड़ा और जा करके अपनी 2 शिष्याओं को, अंजलि बैनर्जी और शांति हीरानंद को, पहली बार गंडाबंद किया, गंडाबंद करके उस्तानी कहलाई। तो ये थी बेगम अख्तर। और यारबाश महिला, सिगरेट पी रही हैं कैप्टन, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि बेगम साहिबा का सिगरेट खत्म हो तो रिकॉर्डिंग हो। मदन मोहन फोन पे उनको धुनें सुनाते थे, म्यूजिक कंपोजर, तो सबके धुनों में चेंजेस बताती थी, ऐसे कर लो वैसे कर लो। आज भी मदन मोहन की गजलें बड़ी कामयाब गजलें मानी जाती हैं फिल्मों की, तो उसमें कहीं बेगम अख्तर की प्रेजेंस दिखती है। जिनकी इज्जत करती थी उनकी बहुत डूब के इज्जत करती थी। उनकी सहेलियों में तमाम बड़े लोग थे। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के पीछे जिद किया उन्होंने एक जमाने में। उस जमाने में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो कोई भी मुस्लिम इंसान एक ही बार हज करने जा सकता था। उन्होंने जिद किया, हज करके आए, 3 महीने बाद फिर जिद किया, तो 6 महीने से पहले नहीं जा सकता था। तो बोली कि मुझे हज पे जाना है। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती। बोले अब आपको तो मैनेज करना होगा, तो मुझे तो हज करना है, हिंदू तुम कैसे भी देख लो। तो ये अधिकार जताते हुए फिर वो हज भी कराई। शिष्याओं को बड़ा प्रेम करना, आप अख्तरी में पढ़ें तो वो सिर्फ सिंगर के तौर पे नहीं, एक बहुत ही मल्टी फेसेट, एक बहुत ही ऐसी कल्चर्ड और हाई प्रोफाइल लेडी के तौर पे एस्टैब्लिश होती हैं, जिसका डिस्कोर्स आज हम बहुत करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाओं ने ये नहीं कर लिया, वो नहीं कर लिया। अब बेगम अख्तर का जीवन देखो ना, साधारण घर से, एक बिल्कुल ऐसे परिवार से उठ के जहां तवाइफ बनने की परंपरा थी, सब नियम कायदे ताक पे रख के, तोड़ के अपनी पर्सनालिटी बना दी और दुनिया को लोहा मनवा दिया। आम बेगम अख्तर 60 साल की उम्र पाई, हार्ट अटैक में चली गई, 74 में, सन 14 में जन्म हुआ, लेकिन आज भी जिंदा है। उनके मरने के 45 साल के बाद यतीन्द्र मिश्रा उन पे किताब लिख रहे हैं। तो ये जो आदमी के, है। जी, तो जो आदमी जो है डिमाइस के 50 इयर्स बाद, एक हाफ सेंचुरी बीत जाने के बाद भी रिलेवेंट बना हुआ। आपने आज बात शुरू में कही ना कि यतीन्द्र मिश्र बहुत अच्छे लेखक हैं, बड़े कामयाब। कामयाबी तब पता लगे कि आपके जाने के 50 साल के बाद लोग आपको याद रखें और आपकी लिखी हुई चीजें ढूंढ ढूंढ के पढ़ी जाएं, तब आप बड़े लेखक हैं। बड़ी बेगम अख्तर हैं, बड़े उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, बड़े ओंकार नाथ ठाकुर हैं, बड़े फयाज खां हैं, कि आप उनको ढूंढ के उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनकी ढूंढ के किताब पढ़ते हैं। कौन ऐसा होगा भारतीय व्यक्ति जो कला संगीत संस्कृति से जुड़ा हो और वो प्रेमचंद की कहानियां ना पढ़े हो अपने बचपन में? एक कहानी तो सबने पढ़ी होगी, कि एक ना दो कहानी तो चाहे क्लास स्टडीज में ही पढ़ी होगी।
तो ये रेलिवेंस है किसी की प्रेजेंस का कि वो नहीं है आज दुनिया में, 50 साल उनके मरने के बाद मैं पैदा हो रहा हूँ। 74 में मर रही है, 77 में मैं पैदा हो रहा हूँ। और जब सब 2020 में 18 में जब मैं किताब बना रहा हूँ तो जैसे जिंदा होकर के खड़ी है बेगम अख्तर। तो ये एक बात समझ में आती है। बहुत खूब। यतेंद्र जी, अगर आज के कोई भी मॉडर्न गायकों को देखें और अगर आपको उन पे कोई किताब लिखनी हो 20 साल बाद, तो किसको आप चुनेंगे कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियंस में से? या इस मामले में थोड़ा ओल्ड एज पर्सन हूँ। मुझे लगता है मुझे सिर्फ 60 में जन्म लेना था पिछली सेंचुरी में, क्योंकि मैं लता जी के बाद आशा जी पे करता, रफी साहब पे करता, किशोर कुमार पे करता। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं नए, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में तो बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ काम करना चाहिए, जिन पे किताब लिखनी चाहिए, जिनके संघर्षों और काम को समझना चाहिए। अश्विनी भिड़े जी हैं, शुभा मुद्गल हैं जिनका काम बड़ा है, प्रहलाद सिंह तिपानिया हैं जो कबीर का गायन करते हैं। तो ऐसे तो बड़े लोग हैं इस देश में। लेकिन अगर सिनेमा म्यूजिक में मैं जाऊं और काम करना चाहूं तो मुझे लगता है दो लोगों पर दिलचस्प काम हो सकता है, एक अलका याग्निक पर और दूसरा AR रहमान पर। ये दो नाम बड़े हैं और दोनों के पास काम का बहुत बड़ा स्कोप है। बिल्कुल। यतेंद्र जी, संगीत के अलावा आप एक बहुत अच्छे पोएट हैं। आपने कई कविताएं लिखी भी हैं, कई कंपाइल भी करी हैं। आपकी इन तमाम कविताओं में से कोई भी एक कविता की 4 पंक्तियां आप हमें सुनाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, संगीत की बात हो रही है, इसमें मैं अपनी कविता क्या सुनाऊं। उससे बेहतर है कि उस समय का सदुपयोग करके कुछ और अच्छी बातें कर ली जाए, इन लोगों के ट्रिविया एनेक्डोट सुन लिए जाएं। बेगम अख्तर और मदन मोहन का एक किस्सा मशहूर है कि वो लोग दोनों शराब पी लेते थे, होटल में बैठते थे और बॉम्बे जब जाती थी तो जब दोनों पी लेते थे, बियर वियर पी लिया, खा लिया, तो हारमोनियम पे अपनी कोई नई गजल सुनाती थी बेगम साहिबा। तो मदन मोहन उसको बड़े गौर से सुनते थे, तो कहते थे, ए तो क्या कर रहा है, मेरी धुनें चुरा रहा है, कल तू कोई धुन सुनाएगा मुझे और पता चलेगा मेरी गजल की। तो लोग लड़ते थे बहुत। ये सारा किताब में है मेरे। तो आप देखिए कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं, गाना भी सुना रहे हैं और डर भी रहे हैं कि कौन किसका माल हड़प लेगा, चोरी कर लेगा टाइप से। तो और दैट इज नॉट चोरी, दैट इज इंस्पिरेशन कि वो इंस्पायर होकर के गाना कर ले। लता जी ने एक बहुत मजेदार बात बताई मुझको, लता गाथा में है। बेगम साहिबा पे जब मैंने उनसे पूछा तो बोली बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत खुश होती थी, आशीर्वाद देती थी। मुझसे बार बार एक बात कहती थी कि एक गाना तुमने क्या कमाल का गा दिया है लता, मैं तो बहुत उस पर अश अश हो जाती हूँ, मैं तो उस पर पागल हो जाती हूँ। जब उन्होंने गाना पूछा कौन सा है तो बोली मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो बहुत साधारण ढंग से गाया है मैंने, ऐसा तो नहीं कि बेगम साहिबा कोई मजाक वजाक करती है। लेकिन वो सीरियस नोट पर उनकी तारीफ करती थी। तो अब आप देखिए कि जो गजल गा रही हैं, जो रागों में गा रही हैं, जो इतनी बैलेंस्ड हैं अपने काम को लेके, और लता जी जो एक एपिटोम पर है फिल्म म्यूजिक के, उनका एक साधारण नोट पे गाया हुआ गाना एक बड़ी क्लासिकल म्यूजिशियन को पसंद आ रहा है। वो अल्लाह तेरो नाम को नहीं पसंद कर रही है, वो रसिक बलमा को नहीं पसंद कर रही है, जो कि उनके महान गानों में शामिल। लेकिन वो कह रही है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये बड़ा अच्छा गाना। तो ये सब बड़े लोगों की कहानियां। बिल्कुल। यतेंद्र जी, आप अयोध्या से हैं और अयोध्या का नाम हम राम भूमि, राम की जन्मभूमि के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पर अयोध्या का संगीत साहित्य भी जानने लायक है। आपने इस पर भी किताब लिखी है। क्या खास जी बात है अयोध्या के संगीत साहित्य में? हम सबको देखिए, देखिए जो वैष्णव सिटीज होती हैं जहाँ राम और कृष्ण की उपासना होती है, जिसका एक बहुत बड़ा स्रोत आप तो उदयपुर में है, बगल में नाथ द्वारा है जहाँ से पुष्टि मार्ग और वल्लभाचार्य संगीत चला है। तो चाहे आप वहां का जाएं, देखें जहाँ पे ध्रुपद धमार और चंद्र प्रबंध गाया जाता है, या आप मथुरा वृंदावन में आ जाएं, कृष्ण भक्ति उपासना के पद गाए जाते हैं, सूरदास परमानंद दास जी गाए जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर अयोध्या में राम भक्ति है और राम रसिक भक्ति परंपरा रही है। तो तुलसीदास गाए जाते हैं, तमाम सारे लोग गाए जाते हैं, कबीर गाए जाते हैं, क्योंकि कबीर में राम की टेक बहुत आती है। और मठ मंदिरों में बैठ करके, क्योंकि राम के संबंधित सारे उत्सव पर्व सवैया होते रहते हैं। राम जन्म हो रहा है अप्रैल में, राम विवाह हो रहा है दिसंबर में, सावन का झूला हो रहा है जुलाई अगस्त में,
होली हो रही है मार्च में, तो सब घूम फिर के उन त्योहारों के पद गायन होते हैं। राम के जन्म का सोहर गाया जाता है, राम का ब्याह का बन्ना गाया जाता है। बाकी सामान्य दिनों में रामचरितमानस के प्रसंग गाए जाते हैं, फुलवारी प्रसंग गाया जाता है, कवितावली दोहावली गाया जाता है, आरती गाई जाती है, सीताराम धुन की टेक पे सीताराम गाया जाता है। तो उन सब चीजों का मैंने विश्लेषण किया, क्योंकि यहाँ तमाम सारे बड़े मंदिर हैं, जिसमें कनक भवन है, यहाँ पर विदेहजा दूल्हा निकुंज करके एक मंदिर है जहाँ राम को हमेशा दूल्हा के रूप में मानते हैं। राम सखी मंदिर है जहाँ राम ही पुरुष हैं, बाकी सारे लोग सखियों के रूप में खड़े हैं। हनुमान जी भी स्त्री भाव से खड़े हैं, लक्ष्मण जी भी स्त्री भाव से खड़े हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के मैनिफेस्टेशन है अयोध्या में। तो उन मठ मंदिरों की परंपरा है, और एक बड़ी परंपरा थिएटर की है जिसे रामलीला कहते हैं, जो दशहरे के दौरान होती है। अब तो बड़ी डिजिटल हो गई है, तमाम जगहों पे होती है। श्री राम कला केंद्र दिल्ली की रामलीला बड़ी मशहूर है, लेकिन लोकल कथित परंपरा में जिसे मैदानी रामलीला कहते हैं, और थोड़ा थिएटर शैली में कहते हैं, पारसी थिएटर में पर्दा वर्दा टांग के और ड्रामेटिक अंदाज में। जैसे पहले पारसी थिएटर में होता था, यहूदी फिल्म में डायलॉग है, तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी, इस तरह का जो डायलॉग होता है। राम रावण में युद्ध होता है, फिर उसमें कुछ फिल्मी गानों की टेक पर कुछ भजन वजन गाए जाते हैं। उसका अपना एक कोलोकियल टेस्ट है, उसका अपना एक मजा है। इन सबसे अलग जो वाल्मीकि रामायण का पाठ करने वाले लोग हैं, जो आलवनदार स्त्रोत का पाठ करने वाले लोग हैं, जो तमाम संस्कृत टेक्स्ट से निकाल कर स्तुतियां गाते हैं, वो एक रिदम पर एक टेक पे गाते हैं, जैसे साउथ इंडियन पैटर्न में गाया जाता है, जिस तरीके से विष्णु सहस्त्रनाम गाया जाता है। तो वो सब चीजें अयोध्या में होती रहती हैं, अपने ढंग से होती रहती हैं। अवधी भाषा का गायन होता रहता है, अवधी भाषा में कजरी सोहर बन्ना गाया जाता है। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा बहुत मशहूर है, फिल्मों में बड़ा इस्तेमाल हुआ। तो होली में हर गली मोहल्ले से रघुवीर के होली खेलने की बात आती है। तो ये चीज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि अयोध्या के सांस्कृतिक एस्पेक्ट को थोड़ा सा एक डायमेंशन देती है, और उस पर मैंने काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए, यूपी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बिल्कुल। यतेंद्र जी, आपने ठुमरी की बात कही थी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, तो ठुमरी को अभी भी एक सेमी क्लासिकल म्यूजिक का दर्जा दिया जाता है, आई एम नॉट रॉन्ग मतलब। तो क्या जी आपको जी। लगता है कि ये जैसे ठुमरी हुआ, आपने गिरजा देवी पर भी बहुत काम किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि इन सबको अपन को क्लासिकल, क्या इनको मिलना चाहिए क्लासिकल का दर्जा, क्लासिकल म्यूजिक का दर्जा, या नहीं? मुझे लगता है कि क्लासिकल का ही जॉनर है, क्लासिकल का ही भाग है। जैसे आप एक बड़ा घर बनाते हैं, एक बड़ा रेस्ट हाउस बनाते हैं, तो उसमें अहाता बारजे सब बनाते हैं, तो उसकी उसकी फिलिग्री में चीजें होती है। क्लासिकल म्यूजिक का जो मुख्य शुरुआत हुई, जो ध्रुपद धमार से हुई, ध्रुपद गाया गया, उसके बाद बड़ा ख्याल गाया गया, छोटा ख्याल गाया गया, तो इन्हें सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय अंगों में रखा गया, जिसमें ठुमरी थी, चैती थी, कजरी थी, बारह मासा थी, और आपके दादरे थे, और उसके अलावा सादरा था, जो मुबारकबादियां थी, और तमाम सारे गीत थे। पूर्वी का गाना कहा जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी रागदारी इन्वॉल्व है, उसमें भी वो सारी चीजें इन्वॉल्व है जो उसे शास्त्रीय संगीत बनाती हैं। ठुमरी को ये कह के कि ये शास्त्रीय नहीं है, ये टेक्निकली गलत होगा। मुझे लगता है कि ठुमरी, कजरी ना, ये सारी चीजें शास्त्रीय संगीत में उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरीके से हमारी अपनी भाषा में तमाम सारी चीजें मौजूद हैं। आप एक भाषा का एक महाकाव्य लिखते हैं, तो उसमें से आप एक गीत काव्य लिखते हैं, आप कुछ करते हैं, भाषा ही वहां काम करती है। जहां तक मेरा अपना मानना है, समझना है, कजरी में तो तब भी चलिए मिश्रित रागों का मामला है, लेकिन ठुमरी हुई, दादरा हुआ, और चैती हुई, बिना रागदारी के, बिना सुरों पे राग संभव के हो नहीं सकती। बारहमासा भी आप गाएंगे तो उसमें राग आएगा, मिश्र राग आएंगे। सिनेमा म्यूजिक का एक बड़ा दाय ये है कि उसने तमाम सारे ठुमरियों को, दादरों को, कजरियों को अपनी धुनों में बदला और उन्हें लोकप्रिय बनाया। और सिनेमा के माध्यम से भी शास्त्रीय संगीत का मैं एक हद से समझता हूँ कि पॉपुलराइजेशन हुआ। आज अगर मन्ना डे का सुर ना सजे नहीं होता हमारे बीच में, तो आज अगर हमारे बीच में अल्लाह तेरो नाम नहीं होता, तो बहुत सारे लोग शास्त्रीय रागों से भी वंचित होते। उनको कभी ये पता ही नहीं लगता कि साहब शास्त्रीय गायन का क्या मजा है। गाइड फिल्म का गाना सुन लीजिए, पिया तो से नैना लागे रे, या तो से छल किए जाए, हाय रे हाय देखो सैया बेईमान। तो डांस का एक सीक्वेंस है, लेकिन वो पूरी तरह से रागदारी पर मौजूद है। तो राग झंझोटी कैसे है, राग तिलंग कैसे है, राग मेघ मल्हार कैसे है, भोपाली कैसे है, यमन कैसे है, इसको भी 3 मिनट के गानों ने समाहित किया।
15 मिनट की, 20 मिनट की ठुमरी ने समाहित किया। लेकिन मुझे लगता है कि उसको शास्त्रीय संगीत के दर्जे में ही अब देखना चाहिए, जब अब शास्त्रीय संगीत की बात ही नहीं हो रही। जब आप 2 मिनट का कोई राग पैटर्न ले करके मॉडर्न किसी उसके साथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ आप एक ऑर्केस्ट्रा बना के, हारमोनिका बना के काम कर लेते हैं और उसको 20,000 लाइक मिल जाते हैं, कई सौ शेयर मिल जाते हैं, वो ट्रेंड करने लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में कोई कहाँ सुनने जाएगा 20 मिनट की, 25 मिनट की ठुमरी। आज की डेट में जब कॉमन यूथ का अटेंशन प्लान किसी भी चीज पे, इवन मोबाइल पे, 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, 5 सेकंड से ज्यादा वो ठहरता नहीं है और अब स्क्रॉल कर देता है। तो आप 5 मिनट का फिल्मी गाना ही रुक के सुन लें, बड़ा अच्छा गाना है, आप इसमें दिमाग करके वो करके निकल जाते हैं। फिल्मी गाने जो पहले 3 से 4 अंतरों के होते थे, अभी मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि अब फिल्मों में 2 से ज्यादा के बनाते ही नहीं है, खर्चा ज्यादा है, जरूरत क्या है, 2 पैराग्राफ से ज्यादा, 2 अंतरों से ज्यादा के अब फिल्मी गीत नहीं बनते। एक जमाने में 4-4 अंतरों के गीत बनते थे और हमें सब याद रहते थे, हम लोग सब अंताक्षरी में याद रखते थे, हमारे मम्मी पापा को याद रहता था, ये याद रहता था, अच्छा ये पहला वाला है, अच्छा अब ये दूसरा वाला है, स्टेंजा। इस तरीके से हम लोग बात करते थे। लता किशोर, लता रफी, आशा रफी की गाने आप याद करिए, जब आप याद गाने लगते हो तो कोई ना कोई टोक देता है, अरे नहीं नहीं ये पहले नहीं है, पहले ये वाला स्टेज है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तब अटेंशन प्लान फैला हुआ था, तब इतने सारे उसके माध्यम नहीं थे एंटरटेनमेंट के। आज 5 मिनट की फुर्सत नहीं है, 5 सेकंड की फुर्सत नहीं किसी को, किसी भी पोस्ट पे रुकने के लिए, किसी भी राइटिंग पे लिखने के लिए। छोटे शब्दों में हम लोगों ने अपने को, अपनी भाषा को खराब करते हुए एक जो इंटरनेट की भाषा ईजाद की, मेरे को तो आधा समझ में नहीं आता। मैं छोटे भाई बहनों से पूछता हूँ कि इसको जरा डिकोड करो कि ये क्या लिख के आया है तो मैं लिखूं, मैं पूरा अंग्रेजी लिखूंगा या मैं पूरा हिंदी लिख के भेजता हूँ। तो जहां पे ये सब हो गया है, वहां पे ठुमरी क्लासिकल रहा हो चाहे सेमी क्लासिकल, फर्क किसको पड़ता है? 20 मिनट कौन रुकने वाला है? ख्याल की तो बात जाने दीजिए, ध्रुपद की तो बात जाने दीजिए। फिर लोग समझते नहीं है, उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसके मीम बनाते हैं, उसके बारे में जब भी कोई शुरू होता है तो आदमी कहता है अरे यार तुम बोर न करो, तुम आलाप मत लो, तुम ये मत करो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आलाप और संचारी और तमाम सारी चीजों का मेल कैसा है, कैसे हमको कैथारसिस होती है, कैसे हमें कला में किसी चीज को समझना है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं समझता, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हिंदुस्तान की बहुत सी कला में बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती, मुझे साउथ इंडियन पैटर्न के ख्याल में बहुत सारी चीजों में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें समझ पाता हूँ। लेकिन जो नहीं समझ पाता उसका मजाक नहीं बनाता, उसके लिए क्यूरियस रहता हूँ, ये कैसे समझा जाए, इसको कैसे जाना जाए। इतना विविध वर्णी देश है, असम का संगीत है, नॉर्थ ईस्ट का संगीत है, बंगाल का संगीत है, राजस्थान का है, मंगनियार का काम है, बॉर्डर का गाना, कश्मीर का ऊपर का पूरा फोक फ्लोर है, महाराष्ट्र का सब कुछ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। आप बताओ ना कि हम हमारी जिंदगी कम है, हमारे समझने का दायरा कम है, हमारे पास समय कम है, हम लोग क्रिस्प और वो जिसे कहते हैं कि इंस्टेंट कॉफी की तरह काम करते हैं। मुझसे लोग जब किसी उसमें फंक्शन में आते हैं या इवन मंचों पे बैठते हैं, 15 मिनट का सेगमेंट है, ये है, आप जरा क्रिस्प जवाब दीजिएगा। किताब लिखने में तो 5 साल लगा दिया है, जवाब 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे ये पैटर्न है, वहां मुझे लगता है कि ठुमरी, कजरी, दादरा, चैती कितना बचेगी और कितना नहीं, क्योंकि पुराने लोग बचा रहे हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन उसको विरासत सहेजने के लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म दे रहा है, लेकिन यूथ कितना कनेक्ट कर रहा है? आज कितने लोग इसको अपलोड होने के बाद आपके यूट्यूब चैनल पर सुनने वाले हैं? कितना उसमें से निकल करके बेगम अख्तर का गाना सुनने वाले हैं, लता मंगेशकर के पुराने गाने सुनने वाले हैं? इस पे डिपेंड करेगा ना कि यूथ उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा। नहीं तो फिर वो 5 सेकंड में उलझ के रह जाएगा। और वो उस 5 सेकंड का एक ड्रॉबैक ये है कि फिर वो कंफ्यूज है और उसके पास पेशेंस नहीं है, उसको अपने काम करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि अपने काम के लिए भी धैर्य नहीं है साहब। सही कहा यतेंद्र जी आपने, बिल्कुल। बट आपने हमारी कविता पढ़ने की रिक्वेस्ट को वो कर दिया, आपने नहीं पढ़ी आपकी कोई कविता, वो हम जरूर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक कविता आपको अपनी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कविता नहीं सुनाना चाहता। एक सेकेंड, मैं कविताएं आपके कार्यों में बहुत
महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी आपकी कुछ चंद लाइनें मैं सुने। सुना जी, मैं सुना दूँ। मैं सुना देना। छोटी कविता सुनानी चाहिए बहुत। कबीर पर है कल कबीर का जन्मोत्सव बीता है। कबीर पानियों पे मेरा एक पूरा संग्रह है। विभास, विभास का अंग्रेजी अर्थ है इनलाइटमेंट, अंदर का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। बानी, कबीर की बानी कही जाती है, कबीर की भाषा कही जाती है, तो उस पे सिर्फ 4-5 लाइनें। उसने बानी दिया जैसे रेत में ढूंढकर पानी दिया। उसने बानी दिया जैसे रेत में ढूंढकर पानी दिया। उसने बानी दिया जैसे रमैया से पूछ कर गुरु ज्ञानी दिया। उसने बानी दिया जैसे जीवन को नया मानी दिया। बहुत खूब यतेंद्र जी। थैंक यू। अभी हमारी ऑडियंस भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हैं, उनके भी कुछ प्रश्न हैं, तो बिल्कुल। बातचीत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दीपा जी मिश्रा का। वो कहती हैं कि एक लेखक के बतौर कितना चुनौतीपूर्ण होता है शख्सियत पर लिखना और उस जीवन को पुस्तक में ढालना। एक लेखक के बतौर दीपा जी हर चीज चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप दूसरे के आईने में अपनी बात कह रहे हैं। ईमानदार होना, शोध करना और जस का तस रखना आपका कर्तव्य है। आप जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपको, कि आप कोई एक जजमेंट ड्रॉ करके, जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स फिल्मा लिया और क्लाइमेक्स को जस्टिफाई करने के लिए पूरी फिल्म बना रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपना लिखते रहिए, अपना काम करिए, उनके जीवन को उभारिए, उनके प्रशंसकों के आगे, समाज के आगे उस पूरे ताने बाने को उजागर करिए, फिर देखिए उसमें से क्या निकल करके आता है। अपने काम को, अपने पूरे सब्जेक्ट मैटर को, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके साथ एक ईमानदारी का रिश्ता बना करके पूरी ईमानदारी से लिखना है, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। सबको आती है, और ये सब उसके लिए नहीं आती है जब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में लिखने चलते हैं, तो भी आती है। कई बार आप अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं उनकी बर्थडे, 10 बार सोचते हैं, उसको ड्राफ्ट करते हैं, काटते हैं, नहीं नहीं ये बात नहीं लिखूंगा, बुरा मान जाएगा, नहीं नहीं ये बात लिखनी चाहिए, अच्छी है, तारीफ की है। तो जब हम वहां पर इतने आर्टिकुलेट होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि लेखन में आदमी को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल। यतेंद्र जी, एक और क्वेश्चन है। नाम नहीं लिखा है उन्होंने अपना, पर वो पूछना चाहते हैं कि आपकी पोइट्री का इंस्पिरेशन क्या है? व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट पोइट्री? ये बहुत क्लीशेड क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन से हमेशा प्रॉब्लम होती है। किसी से मैं नहीं पूछता, जब मैं रिद्धिमा जी की सीट पे होता हूँ, मैं कभी ये सवाल नहीं करता कि व्हाट इज योर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जैसी चीज नहीं होती, आपके अंदर से ही कोई आवाज आती है। किसी को देख करके प्रेरित होकर के आप कविता कैसे लिखने लगेंगे अगर आपके अंदर पोइटिक एलिमेंट नहीं है, अगर आपके अंदर सेंसिबिलिटी नहीं है, अगर आपको भाषा से खेलना नहीं आता, अगर आप किसी भी रिश्ते की, किसी भी सच्चाई की, किसी भी दर्द की, किसी भी हकीकत की के नुआंसेस को पकड़ना नहीं चाहते हैं, तब कहाँ से पोइट्री करेंगे। खुद पहला कविता, पहला श्लोक जो उसके लिए कहा गया कि ये क्रौंच पक्षी के उसके वध से, शोक से उपजा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये एक थ्योरी है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट, कहा जाता है। लेकिन मैं इन सारी बातों से अलग ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब लिखना शुरू किया था, मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। अच्छी अच्छी कविताएं इंस्पिरेशन जरूर रही होंगी। मीराबाई को पढ़ने की इंस्पिरेशन थी, संत देख दौड़ आई जकर देख रोई। कबीर दास का सुखिया सब संसार है, जागे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दैट इज इंस्पिरेशन, ये आपके अंदर से आती है। गुलजार साहब का गाना सुन के इंस्पिरेशन आ सकती है कि यार जो आदमी लिख रहा है
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करे। अब आप बताइए, फिल्म से हटा दो, जया बच्चन के गाने से हटा दो, हमको मन की शक्ति दें। आज के समय में कोरोना काल में जब आप पेंडेमिक से उलझे हुए हैं, जब अपने घरों में बसे हुए हैं, जब अगल बगल लोगों की मौतें हो रही हैं, जब आप अगल बगल किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मन की शक्ति तो है जो जिंदा रखे, दैट इज पोएट्री। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फॉर्मुलेटेड, बहुत आर्टिकुलेटेड और बहुत ही नकली सा आंसर होगा। सवाल सही हो सकता है, नकली सा आंसर होगा कि मैं कहूँ कि मैं फलानी चीज से प्रभावित हुआ। कम से कम मेरा सच ये है कि मेरे पास इंस्पिरेशन कहने लायक कोई चीज नहीं है। अंदर कुछ आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ पढ़ा होगा तो लिखा। और जब कविता मशहूर हो गई, लोग जानने लगे, संदीप भुतोरिया जैसे मित्र कलम वलम में बुलाने लगे, तो बड़े बड़े सवाल किए जाने लगे कि साहब जो है, अभी मैं कोमल नहाता का इंटरव्यू सुन रहा था। 5 मिनट समय है आपके पास? जी बिल्कुल। तो कोमल नहाटा का इंटरव्यू आ रहा था जावेद अख्तर साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि आपने जब गब्बर सिंह का किरदार रचा आपने और सलीम साहब ने, तो क्या हुआ उसमें, क्या क्या? तुमने कहा हमें एक ऐसा किरदार रचना था जो टिपिकल मदनपुरी, प्राण साहब और रंजीत जैसा खलनायक ना हो, एक खतरनाक हमारे बीच का निकले हुआ डाकू बनाया हमने। बोले बाद में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, बाहर की शिकागो या बर्कले कहीं यूनिवर्सिटी से किसी ने पीएचडी की, तो उसको बताया कि वो कैसा पैरानॉइड था, उसके ब्रेन स्ट्रक्चर की जो है सारी एनालिसिस की लड़कियों ने, और बताया, जावेद साहब को भेजा थीसिस लिख के कि इसके दिमाग में तो ये केमिकल इम्बैलेंस है, ये है, ये है, ऐसा। तो उन्होंने कहा ये सब सोच के नहीं लिखा था हमने तो एक मजेदार करेक्टर बनाया था शोले के लिए, हिट हो गया, तो आप उसमें से कोई एनालिसिस निकाल लीजिए। फिर यतीन मिश्रा की कविता सुनी जाने लगी, तो अब हम इंस्पिरेशन बताएं, हमें पता ही नहीं, आज तक नहीं पकड़ पाए कहाँ से इंस्पिरेशन लाए आपके पास। बिल्कुल सही यतेंद्र जी, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। कलम में आना हमेशा अपने घर वापसी जैसा लगता है, जैसे अपने किसी घर में, किसी शहर के घर में बैठे हों। और पूरी जो एक एहसास वुमेन की एक सोसाइटी है, वो इतनी बौद्धिक है और इतनी पारिवारिक है, इतनी दोस्ताना है कि मैं हमेशा सीखता हूँ। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त उस वजह से बने कलम के कारण। तो मैं सबको, उदयपुर कलम से लेकर चेन्नई कलम और तमाम सारे लोगों को धन्यवाद करता हूँ, खास करके प्रभा किसान ट्रस्ट का, कि जो मुझे बार बार मौका देते हैं, मेरे जैसे तमाम सारे युवाओं को मौका देते हैं और अपनी बात रखने का मंच देते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल अपने घर में बैठकर अपनी बात कहने जैसा है। थैंक यू यतेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं दीपिका को इनवाइट करती हूँ कुछ कहने के लिए। यतेंद्र जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, और वो रिक्वेस्ट देखिए क्वेश्चन में डाल दिया। बेगम अख्तर की कुछ बताइए। मैं तो बस उनको एक गाने से जानती हूँ, आज जाने की जिद। जी, आज जाने की जिद ना करो बेगम साहिबा का नहीं है, वो फरीदा खानम का है। सॉरी, मैं कंफ्यूज। हाँ, तो बेगम साहिबा का जो सबसे मशहूर गाना है दादरा, जो बाद में 1.5 इश्किया में भी इस्तेमाल हुआ, हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, दैट इज बेगम अख्तर। और उनकी एक बहुत मशहूर गजल है जिसको नेशनल एंथम कहा जाता है बेगम अख्तर के लिए, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो ये गजल सुनिएगा ढूंढ करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके बारे में कुछ मैंने बहुत सारी बातें अभी की हैं, और मेरे ख्याल से मेरी किताब अख्तरी और बाद में जो अंग्रेजी में आई है उसमें तमाम सारी चीजें रिवील होंगी। आप उसको मंगा के पढ़े और यूट्यूब पर जाकर के उनके गजलों को सुने, उनके दादरों को सुने। इस कलम के माध्यम से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो इसके बाद यूट्यूब स्क्रॉल करें, बेगम साहिबा को सुने, फिर आपको खुद समझ में आएंगी चीजें। यही सोच रहे थे कि आपको, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप में कि आप यू गॉट द इंस्पिरेशन टू राइट अबाउट बेगम अख्तर। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो फाउंडेशन की ओर से मैं सब अतिथि के और यतेंद्र जी की और सुश्री रिधिमा दोषी को एक रोमांचक और समुद्र बातचीत के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, जिनके अटूट प्यार और समर्थन ने इस शाम को यादगार बनाया। चेन्नई के लिए, ये चेन्नई का फर्स्ट कलम इवेंट है। बहुत 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 धन्यवाद। चेन्नई कलम खूब अपने उत्कर्ष पर जाए, सबसे अच्छा करे, साउथ इंडिया में रह करके हिंदी भाषी कामों में वो सरताज बने, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। हमें
Thank you so much because थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू रिद्धिमा जी, थैंक यू प्रभा कितान फाउंडेशन। थैंक यू यतिन जी।